जफर भाई, सवाल आपसे आप पूछना चाहूंगा कि ये जो हिंसा हुई थी विशालगढ़ के अंदर, इस हिंसा के बाद वहाँ पे हमारे जो कलवा मुमरा विधानसभा के आमदार है माननीय जितेंद्र आवाज साहब, वो भी गए थे घटना स्थल के ऊपर, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे क्योंकि वहाँ, लेकिन उन्हें घटना स्थल पे जाने नहीं दिया गया था। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मोइन भाई, जहाँ तक कलवा मुमरा विधायक डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब की बात है, ये देश का, पर खास तौर से हमारे महाराष्ट्र प्रदेश से उठ करके देश के एक सेकुलर नेता में इनकी गिनती होती है, उनका शुमार होता है। जब भी चाहे वो प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कभी भी इस तरह की जातिगत कोई भी मसला होता है तो इंसान हमेशा आवाज उठाता है, चाहे वो सदन में हो चाहे सदन के बाहर हो। आवाज साहब ने अभी मानसून सत्र में जाकर के बीजेपी से और वहां के सरकार से बोला कि अल्पसंख्यक क्यों कह रहे हो तुम, मुसलमान नाम लेने में तुमको शर्म आती है, ये जितेंद्र आवाज साहब ने कहा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आवाज साहब महाराष्ट्र की सेकुलर आवाज है? सेकुलर आवाज, महाराष्ट्र की नहीं, देश की सेकुलर आवाज है। जब जब किसी भी चीज को, धार्मिक मामलों को लेकर के कोई कुछ बात करता है, मैं कह रहा हूं सरकार में मंत्री हैं अब्दुल सत्तार साहब, क्यों नहीं गए वहां पे? हसन मुशर्रफ साहब वहां के पालक मंत्री हैं, क्यों नहीं एक्शन लिए? मुसलमान ही है ना। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, पिछले दिनों जिस तरीके से विशालगढ़ के अंदर जो हिंसा हुई थी और जिसके अंदर मुस्लिम समुदाय को विशेषकर जिस तरीके से टारगेट किया गया था, उनकी दरगाहों को, मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया था और साथ ही साथ मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनके घरों को जिस तरीके से तोड़ा गया था, लूटा गया था, उसको लेके महाराष्ट्र की राजनीति काफी गरमाई हुई है। और हम आपको बता दें कि इस घटना की हर जाति धर्म के लोग इसका निषेध कर रहे हैं, जगह जगह इसको लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसे ही प्रोटेस्ट मुमरा में भी देखने को मिला, जहां पर हजारों लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन के अंदर ह्यूमन चेन बनाई थी। तो काफी माहौल गरमाया हुआ इसको लेके, और इसी मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे जफर सैयद साहब मौजूद है, जो एनसीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे समाज सेवक है और शहर के अंदर जो भी घटनाएं होती है उसके ऊपर उनकी पैनी निगाह रहती है। तो आइए हम उनसे बात करेंगे, उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो विशालगढ़ के अंदर जो हिंसा हुई थी उस बारे में जफर भाई का क्या कहना है। मोहन भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं मैं उनको सलाम अर्ज करता हूं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बारिश में आप अपने घर से इस फिक्र को लेकर के हमारे पास आए कि जो शहर में, प्रदेश में, देश में जो माहौल बिगड़ रहा है उसके लिए कुछ हम लोग चर्चा करें। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो अभी 14 जुलाई को कोल्हापुर, विशालगढ़, गजापुर गांव में जो घटना घटित हुई, ये वहां के एक पूर्व राज्यसभा मेंबर संभाजी राजे, जिनके आह्वान पर, जिन्होंने कहा था कि चलो विशालगढ़ पे जो अतिक्रमण है, जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए, उनके साथ जो लोग आए वो कोल्हापुर के नहीं थे। जो वहाँ के पुलिस विभाग और जो वहाँ के गुप्तचर विभाग बता रहे वो कोल्हापुर से नहीं थे, वो बाहर के लोग आए थे और जा करके वो दरगाह पे, वहाँ एक कोल्हापुर जो विशालगढ़ वो है किला के बाजू में जस्ट एक दरगाह है, बहुत पुरानी दरगाह है। उस दरगाह के ऊपर चढ़ करके उन उपद्रवियों ने, उन लोगों ने जाकर के उस पे लोहा, डंडा, हथौड़ा ले करके उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जाको राखे साइया जाको राखे साइया मार न सके कोई, वो वाली कहानी है कि जिसको अगर ऊपर वाला सेफ रखना चाहता उससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए। ये ऐसी जगह पे थे जहां छत्रपति शिवाजी महाराज कभी रुका करते थे, उनके टाइम पे भी वो दरगाह बनी थी, लेकिन इन लोगों ने उसको क्षति पहुंचाने का कोशिश किया, जो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद वो लोग वहां से नीचे आकर के, गजापुर एक गांव है, गांव में पहुंच करके वहां गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ इन्होंने मारपीट की, मस्जिद में जाकर के मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की, पवित्र जो हम मुसलमान यानी इस्लाम धर्म का जो किताब है कुरान शरीफ, उसके साथ बेहुरमती की गई।
जलाई गई, इन सब का मैं आपके चैनल के माध्यम से कड़ी निंदा करता हूं। और ये भी कहता हूं कि ये जो शिव भक्त बनकर के गए थे, ये तथाकथित शिव भक्त थे, क्योंकि शिव भक्त ऐसा कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें समाज में भेदभाव पैदा हो। जफर भाई, अभी हाल ही के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए थे, जिसके अंदर बीजेपी और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनको एक हिसाब से मतलब जो उनको अपेक्षा थी उतनी सीटें नहीं मिली थी। और केंद्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुमत में सरकार नहीं है। और महाराष्ट्र के अंदर अभी 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने, चुनाव सर के ऊपर है, और इस तरीके की घटना हो जाती है हमारे महाराष्ट्र में, जहाँ पे ऐसी घटना नहीं होती थी। तो ये क्या लगता है आपको कि विधानसभा का चुनाव करीब है, इसके लिए अपने ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये हिंसा कराई गई है, इसके पीछे आपको राजनीतिक षड्यंत्र नजर नहीं आता? बिल्कुल बिल्कुल। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि सरहदों पे तनाव है क्या, सरहदों पर तनाव है क्या, लग रहा है चुनाव है क्या। कि जब जब चुनाव आता है, जब जब ये बीजेपी पार्टी ये दंगा कह रहे हैं, ये तो छोटा मोटा दंगा है, और भी बड़ा दंगा करवाएंगे। इनकी मंशा है उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक, बिहार, जहां जहां ऐसे इनके मतलब दाल नहीं गली है लोकसभा इलेक्शन में, वहां वहां इनका षड्यंत्र है। अगर ये षड्यंत्र नहीं होता तो जो विशालगढ़ पर के गए थे जो लोग, उनके पास हथौड़ा कहां से आ जाता, उनके पास पाइप डंडा बांबू कहां से आ जाता, जबकि वहां इन्होंने आह्वान किया था। आह्वान करने पर वहां पब्लिक पहुंची थी, तो इनको बंदोबस्त देना चाहिए था। बंदोबस्त दिए होते अगर, तो ये कहानी, ये घटना घटित ही नहीं होती। और रही बात आप जो बोल रहे हैं कि चुनाव के वक्त ये कर रहे हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। हिंदू मुसलमान यही सब करके देखिए, मिसाल मैं कह रहा हूं, हमारा देश। आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे आपने आप कह रहे हैं कि मतलब ये हिंदू मुसलमान कर रहे चुनाव से पहले, तो क्या वो ऐसा करके जो भी पार्टी मतलब इसके अंदर शामिल है, वो ऐसा करके विधानसभा का चुनाव जीत जाएगी, आपको लगता है? मोइन भाई, मैं आपको बता दूं, आप हमसे बड़े हैं, तजर्बेकार हैं। हमारा देश ऐसे महापुरुषों का देश है कि जब जब देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो कोई ना कोई महापुरुष जन्म लेकर के इस देश को अखंडित होने से बचाता है। आप देख लीजिए, जहां से ये जाकर के 2024 का इलेक्शन राम मुद्दे को लेकर के चले थे, ये अयोध्या को लेकर के, भगवान पुरुषोत्तम श्री राम, जिनको पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उन्होंने इनको दिखा दिया। वहां से ही इनकी सीट नहीं आई। अभी पिछला उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है इनका बद्रीनाथ में, वहां भी हार गए। जहां जहां ये धार्मिक मामले को लेकर के तूल पकड़ाएंगे, ये देश गरीबों का है। 140 करोड़ जनता रहती है, इसमें से लोग काम करके अपने बाल बच्चों की परवरिश करके, इनको खाना, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। ये इन सब चीजों में नहीं जाएंगे। हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान कर कर करके ये लोग अपनी 10 साल की जो सीमा थी इनकी, उसको पार कर चुके हैं। अब इसके आगे जाने वाला नहीं है। हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर होशियार है, इन सब चीजों में नहीं उलझेगा। ये जो हिंसा हुई थी विशालगढ़ के अंदर, इस हिंसा के बाद वहाँ पे हमारे जो कलवा मुमरा विधानसभा के आमदार है माननीय जितेंद्र आवाड़ साहब, वो भी गए थे घटना स्थल के ऊपर, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे क्योंकि वहाँ, लेकिन उन्हें घटना स्थल पे जाने नहीं दिया गया था। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मोहन भाई, जहां तक के कलवा मुमरा विधायक डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब की बात है, ये देश का, पर खास तौर से हमारे महाराष्ट्र प्रदेश से उठ करके देश के एक सेकुलर नेता में इनकी गिनती होती है, उनका शुमार होता है। जब भी चाहे वो प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कभी भी इस तरह की जातिगत कोई भी मसला होता है, तो इंसान हमेशा आवाज उठाता है, चाहे वो सदन में हो चाहे सदन के बाहर हो। अभी देखिए, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक समाजवादी पार्टी को एक चेतावनी दी है कि आप जब सदन में बोलते हैं तो आप वहां अल्पसंख्यक के नाम पे मुसलमान क्यों नहीं बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन जितेंद्र आवाड़ साहब ने अभी मानसून सत्र में जाकर के बीजेपी से और वहां के सरकार से बोला कि अल्पसंख्यक क्यों कह रहे हो तुम, मुसलमान नाम लेने में तुमको शर्म आती है, ये जितेंद्र आवाड़ साहब ने कहा। और दूसरी चीज, कुछ लोगों ने कहा कि सेकुलर के नाम पर वोट मत दो। मैं कह रहा हूं कि सेकुलर
हमेशा आगे बढ़ेगा। ये हिंदुस्तान जो है सेकुलरिज्म, इसकी जो नींव है सेकुलरिज्म पे है। हिंदू मुसलमान अगर इस तरह का मामला ना करके चलें तो हम रह नहीं पाएंगे। जितेंद्र आवाड़ साहब यहां से विशालगढ़ के लिए गए, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको वहां तक पहुंचने नहीं दिया उन्होंने। जो लोग बोलते हैं कि मुसलमानों को वोट दो, मुसलमानों को वोट दो, मुसलमानों को वोट दो, लेकिन ये मत कहो कि सेकुलर के नाम पे, सेकुलर ही सब कुछ करने वाला है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो। अगर वो सेकुलर है तो उसको दो वोट। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, नगीना से एक सांसद हुआ है, रावण, चंद्रशेखर रावण नाम है उसका। उसके लिए मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जाकर के बैठ करके लोगों से बाकायदा उन्होंने ये कहा कि मैं आया हूं और तुम बोलो इस चीज को कि यहां से चंद्रशेखर रावण को जिता करके लाओगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा उसके अंदर, उन्होंने देखा इस चीज को कि ये सेकुलर है, ये हमारी आवाज को वहां बुलंद करेगा। उसी तरह से जितेंद्र आवाड़ साहब हमेशा सेकुलरिज्म के नाम पर दुहाई दिए हैं। चाहे वो अभी देखिए ट्रेन में एक हादसा हो गया था, जो बोल रहे थे कि एक जीआरपीएफ का जो आदमी था, आरपीएफ वालों लेकर के गोली मार दिया था लोगों को। सिर्फ क्यों? क्योंकि इसका वो लोग बोलते थे वो पागल हो गया था। पागल नहीं हो गया था, उसके दिमाग में फतूर था और वो आतंकवादी जैसा शुमार काम किया था। मुसलमानों को देख देख करके गोली चल। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आवाज साहब महाराष्ट्र की सेकुलर आवाज है? सेकुलर आवाज महाराष्ट्र की नहीं, देश की सेकुलर आवाज है। जब जब किसी भी चीज को, धार्मिक मामलाओं को लेकर के कोई कुछ बात करता है, मैं कह रहा हूं सरकार में मंत्री हैं अब्दुल सत्तार साहब, क्यों नहीं गए वहां पे? हसन मुशर्रफ साहब वहां के पालक मंत्री हैं, क्यों नहीं एक्शन लिए? मुसलमान ही है ना, गए कौन? सेकुलर थे। अजीत दादा पवार सेकुलर माइंड के थे, ठीक है, चले गए हैं किसी कारणवश कहीं, लेकिन जिसके अंदर जो मेंटेलिटी है, जो मानसिकता है, वो उसको नहीं छिपा पाएगा। अगर मुसलमान वहां के पालक मंत्री हसन मुशर्रफ है, क्यों नहीं वहां के लोगों को मदद किया गया? अभी आज भी लोग परेशान हैं। मुख्य डिप्टी सीएम जाकर के बोले कि 1,98,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है, क्यों नहीं मुआवजा दिया गया? अभी तक सरकार के पास 2 करोड़ रुपया नहीं है कि ले जाकर के उनका भरपाई किया जाए। ये होता है भेदभाव, यही होता है जब तक। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस चीज का कोई वास्ता मत दे कि सेकुलर के नाम पे। सेकुलर ही हमेशा है, जो लोगों के, सेकुलरिज्म ही ऐसी चीज है जो लोगों के साथ दुख सुख में हमेशा रहा है। और गौहर भाई, इस हिंसा को लेके मतलब मुमरा के अंदर अगर मुमरा की बात करें तो यहाँ के भी लोगों में काफी क्रोध नजर आ रहा है, आक्रोश नजर आ रहा है। आपको अच्छी तरह जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले मुमरा के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था इस मामले को लेके। हजारों लोग सड़कों पे उतरे थे, ह्यूमन चेन बनाई गई थी, जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ था मुमरा के अंदर, उसको लेके और इसी मामले को लेके हमारे शहर के जो पूर्व नगर सेवक है जफर नोमानी साहब, उनका एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा था। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज के लोगों ने मंदिर दरगाहों को नुकसान पहुंचाया है। तो जफर नोमानी के इस बयान पे और वो जो मुमरा में प्रोटेस्ट हुआ था, उसको लेके आपकी क्या राय है? देखिए, मुमरा शहर हमारा एक ऐसा शहर है, अमन पसंद लोगों की एक बस्ती है। यहाँ जब जब भी देश के अंदर, विदेशों में जब जुल्म के खिलाफ कोई भी बात होती है तो मुमरा शहर में, चाहे वो यहाँ के लोग हों, इंटेलेक्चुअल लोग हों, आम शहरी हो, यहाँ की औरतें हों, मैं सबको सलाम करता हूँ कि इन लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ करके अपनी नुमाइंदगी की है। अभी पिछले रोज कुछ हमारे उलमाओं ने, कुछ यहाँ के पत्रकार भाइयों ने, कुछ पॉलिटिकल लोगों ने, कुछ सामाजिक जितने भी लोग हैं, गरीब जनता, जो दिन में ऐलान हुआ था कि हमको करना है, वो अपने काम पे नहीं गए थे, रुके थे इस चीज को लेकर के, क्योंकि ये जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ मुमरा हमेशा आगे रहा है। इसके लिए मैं मुमरा को सलाम करता हूं। और आपने अभी कहा कि हमारे ही पार्टी के, एनसीपी के हमारे नगर सेवक जफर नोमानी भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बड़े अच्छे नेता हैं, बड़े अच्छे सामाजिक व्यक्तित्व के मालिक हैं और अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा एक चीज, उसको लेकर के हम चूंकि सिलफाटा में बैठे हैं, यहाँ हमारे ऑफिस है, यहाँ हम रहते हैं, कुछ लोगों के उनके इस बात पे मुझसे शिकायत आई। हालांकि मेरी अभी जफर भाई से बात नहीं होगी, होती तो मैं बोलता, कि उन्होंने कहा कि अपने उसमें कि कुछ हिंदू धर्म के कुछ लोगों ने, वो हिंदू धर्म के नहीं थे मोइन भाई, अगर हिंदू धर्म के होते तो हिंदू धर्म हमेशा बनाव की बात करता है, बिगाड़ने की बात नहीं करता है। दूर की बात मैं नहीं कहूंगा,
मैं मुमरा शहर की बात करता हूं कि मुमरा शहर में बसाने वाले लोगों में बसाने का काम अल्लाह करता है, भगवान करता है, ऊपर वाला करता है, लेकिन एक राह बनता है, कोई एक जरिया बनता है, एक जरिया बनता है। उस जरिया में भगत परिवार ले लीजिए, मुमरा शहर को बसाने के लिए उनकी बहुत कुर्बानियां हैं, बहुत एहसान हैं, वो भी एक हिंदू हैं। हम हिंदू लेकर के इस बात को नहीं कह सकते हैं, इससे पूरे हिंदू समाज में एक रोष पैदा हुआ है। जफर भाई चूंकि हमारे बड़े भाई हैं, नेता हैं, वो अगर इस बात को कहते हैं कि हिंदू समाज के कुछ उपद्रवियों ने, जो उपद्रवी होते हैं उनका कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता है, उनका कोई मजहब नहीं होता है, उनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है समाज में नफरत पैदा करना। वही काम जो हुआ विशालगढ़ में हुआ, गजापुर में हुआ, वो भाड़े के टट्टू थे, हाँ, शिव भक्त नहीं थे। शिव भक्त अगर होते तो इस तरह की हरकत नहीं करते, बारिश में जाकर के किसी के घर में तोड़फोड़ नहीं करते, लोगों के छत नहीं पहुंचाते, आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसे लोगों को मैं हिंदू कभी नहीं कहूंगा। हिंदू तो वो है जो हमेशा लोगों के साथ अच्छे से रहा है। ये हमारा मुल्क विश्व बंधुत्व के उस पे, विश्व कुटुंबकम के आधार पर रहने वाला है। सर्वधर्म सर्वभाव के आधार पर हमारा हिंदुस्तान रहता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके रहते हैं। इस तरह की जो भाषा है उसका मैं खंडन करता हूं। और क्या कहना चाहोगे कि विशालगढ़ की जो घटना हुई थी शर्मनाक, उसको लेके अभी तक का पुलिस ने जो इस घटना को अंजाम देने के लिए जिसने साजिश रची थी, जो मुख्य आरोपी है, उसको अभी तक का मतलब पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, उस बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, जब ये घटना ही, हालांकि कई लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन ये जो मुख्य साजिश करता है उसको अभी तक का पुलिस ने अटैक नहीं किया। जी, उसके लिए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब जाकर के वहां के पालक मंत्री, मैं एक चीज भूल गया था, हमारे भाई जफर नोमानी साहब ने उस अपने वीडियो में ये कहा कि कहां चले गए मुमरा के महाराष्ट्र के वो उलमा, वो सेकुलर लोग जिन्होंने कहा था कि सेकुलर लोगों को वोट दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जफर नोमानी भाई से कि सेकुलर जो लोग थे, हमारे जो उलमा थे, उनके कहने पे आज संसद भवन में विपक्ष बैठा है। अगर यही सेकुलर नेता, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, अगर यही सेकुलर लोग और हमारे उलमाओं की रहबरी नहीं होती तो आज 10 साल तक जिस तरह से बीजेपी बैठ करके अपने मनमानी से जो काम किया है, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो और दीगर मुद्दे हों, उन चीजों पर अपनी दबंगई दिखाई है। आज उन्हीं सेकुलर नेताओं की, उन्हीं उलमाओं की देन है जो संसद भवन में आज विपक्ष बैठी है और विपक्ष बैठ करके सरकार के सामने आंख में आंख डाल करके उनके हर गलत कामों के ऊपर रोक टोक करती है। ये मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और जो सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार अगर चाह ले तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, इतने बड़े बड़े जो मामलात होते हैं। लेकिन मैं कैसे कह दूं इस सब चीजों को लेकर के, हमारी सरकार जब गिरी थी, जब उद्धव साहब की सरकार थी, तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी का ये बयान था, पर्सनल बयान, कि हम हिंदुत्व के लिए समझौता नहीं कर सकते हैं। आप हिंदुत्व के लिए नहीं, सब मुख्यमंत्री का जबान ये नहीं होता है। बिल्कुल, हाँ, मुख्यमंत्री सबका मुख्यमंत्री है, एक गरीब का भी मुख्यमंत्री है, एक अमीर का भी मुख्यमंत्री है, एक मुसलमान का अगर है तो एक ईसाई का भी है, एक हिंदू का भी है मुख्यमंत्री। ये नहीं होता है। अगर उनको एक्शन लेना है, आज ट्रिपल इंजन की सरकार है, दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री हैं, आज तक इस पर कोई सरकारी एक्शन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर से नहीं आया है। अगर ये चाह लेते तो 24 घंटे के अंदर जो आरोपी थे उनको पकड़ करके हिरासत के अंदर डाल दिए होते और एक कठोर कानून बनाए होते, ताकि आने वाले दिन में कोई इस तरह का मनोबल ना कर सके कि किसी मंदिर, किसी मस्जिद या किसी गिरजा को तोड़ने की कोशिश करे। हमारा देश जो है वो धार्मिक देश है। हमारे यहाँ संविधान ने हमारे 25 और 26 आर्टिकल 25 और 26 में अधिकार दिया है कि आप अपने धर्म के आधार पर, उसमें स्वतंत्रता हमको मिली है, हम किसी भी तरह से अपने धर्म का पालन पोषण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और सबसे आखिर में जफर भाई, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि 2024 लोकसभा के चुनाव के बाद
ऐसा देखने में आ रहा है कि पूरे देश में एक मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी और उसकी जो सहयोगी संगठन है एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। पूरे देश को में दंगे कराने का मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या यूपी हो या और भी उत्तराखंड हो, अलग अलग स्टेट के अंदर इस तरीके की कोशिशें की जा रही है। हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर एक तरफ तो जहाँ पे मस्जिद और दरगाहों पे हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुजफ्फरनगर के अंदर जो अभी कांवड़ यात्रा निकल रही है उसको लेके मतलब वहाँ से वहाँ की सरकार का एक आदेश पारित हुआ जिसके अंदर जो सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले, उनको ये सरकार की तरफ से आदेश दिया जाता है कि वो अपने अपने ठेलों के आगे, अपने अपनी दुकानों के आगे, अपने अपने ढाबों के आगे मतलब अपना नाम लिखे। अब वहाँ पे हालात ये हो गए कि जो आम है वो आरिफ फल हो गया है, जो केला है वो सलीम फल हो गया है। इस तरीके से दो समुदायों को जिस तरीके से जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है, देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा ये कहना है कि एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश होता है तो उसकी बुद्धि जो है विपरीत दिशा में काम करने लगती है, अकल मारी जाती है। आज ये हो रही है। आज वहां का मुख्यमंत्री अगर कोई डिसीजन लेता है तो डिप्टी सीएम जाकर के दिल्ली बैठा रहता है। दो डिप्टी सीएम वहां भी, केशव प्रसाद मौर्य और एक पाठक ब्रजेश पाठक है। हाँ, ये दोनों लोग जब मुख्यमंत्री कोई डिसीजन लेता है तो ये दोनों दिल्ली में बैठे रहते हैं। जब इनके अंदर वो एक यहाँ एक किन्नर समाज के एक बोर्ड चेयरमैन थी, वो भी इस्तीफा दे दी। क्या बोल रही है कि हमारे अंदर कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे बजट आ रहे हैं। भ्रष्टाचार इस तरह से बढ़ा है कि हमको बजट नाम पे हमारे नाम से बजट आता है, किन्नर समाज का एक बोर्ड है उस समाज के लिए, लेकिन वो पैसा हमको नहीं मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी सरकार चलाने में एकदम लचर हो गए हैं। आज उनकी दुर्दशा ये हो गई है कि वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, इसलिए वो बौखला गए हैं। ठीक है, वो कांवड़ यात्रा को लेकर के जो यात्रा जा रही है, हम उसका इस्तकबाल करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। हमारे देश में हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनकी आस्था है, वो जाएं। उनके लिए हमेशा देश का हर वो आदमी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, यहां से लेकर के जहां तक जाते हैं वो हमेशा उनके लिए पानी का इंतजाम, उनके लिए खाने का इंतजाम हमेशा देश का हर व्यक्ति करता है। लेकिन इस तरह की अगर वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं, खंडन करते हैं। तो क्या लगता है कि ये जिस तरीके से दो समुदायों के बीच में नफरत का जहर घोल के उनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, आपको लगता है जफर भाई क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, कभी नहीं हो पाएंगे। हमारा देश जो है धर्म पंथ निरपेक्ष, और ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार जो दो बैसाखियों पे चल रही है, क्या ये 5 साल तक का मतलब चल पाएगी या फिर बीच में ही मतलब ये सरकार गिर जाएगी? नहीं, ये सरकार कभी नहीं चलने वाली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक छोटा मोटा मैं सियासत करता हूं, समाज सेवा करता हूं, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है कि ये सरकार महाराष्ट्र के 2024 के इलेक्शन होने के बाद ये सरकार गिर जाएगी। ये सरकार गिर जाएगी, नहीं रहेगी। मोइन भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि इसके जो भी काम हैं वो एकदम उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। इनका हर मंत्री जो है वो एकदम जैसे बोलते हैं ना, दिवालिया हो गया है। सब के सब इनको करना रहता है, कुछ करते हैं कुछ। समाज ये सब देख चुकी है। 2024 के इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है। जनता सब समझ चुकी है। हिंदू मुस्लिम करके किसी का पेट नहीं भर पाएंगे ये। मुंबई, महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के लोग आकर के कमा करके रुपए अपने बाल बच्चों की परवरिश करते, अपने घर द्वार तक भेजते हैं। आज महाराष्ट्र में एक कंडीशन हो गई है, ये निकम्मी सरकार ऐसे कंडीशन ला दी है कि खाने को लोग तरसते हैं। तो ये सब देख रही है जनता। 2024 में उसका जवाब देगी। महाराष्ट्र की सरकार पहले बनेगी, उसके बाद फिर इंडिया गवर्नमेंट में, इंडिया में जाकर के इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी भारत में। तो दोस्तों, ये थे जफर सैयद साहब जिनसे हमने बात की महाराष्ट्र के अंदर, विशालगढ़ के अंदर जो हिंसा हुई थी और जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया गया था, उनकी मस्जिदों को निशाना बनाया गया था, दरगाहों को निशाना बनाया गया था,
और जो उपद्रव मचाया गया था उसको लेके हमने इनसे विस्तार से चर्चा की। और साथ ही साथ यूपी के मुजफ्फरनगर के अंदर जिस तरीके से दो समुदाय के बीच में एक खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में भी हमने इनसे बात की। तो इन्होंने हमारे लगभग सभी सवालों का बड़े स्पष्ट तरीके से जवाब दिया। आप इनके जवाबों से कितना सहमत है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।